हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर, जिसका 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, आपको समझ में भी आ गए हैं। और समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, और कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। लेटेंट हीट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ लिया वो आपको बार बार रिपीट करके आगे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट के बारे में पढ़ना। तो क्या बोल रहा है, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट सप्लाई करते हो, उसे हीट देते हो, इट्स टेम्परेचर राइजेस, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आप उसे हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। इफ द सब्सटेंस वी आर हीटिंग इज अ सॉलिड, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एट सम फिक्स टेम्परेचर। अगर जो सब्सटेंस हम हीट कर रहे हैं वो एक सॉलिड है, तो वो मेल्ट करना होना स्टार्ट हो जाएगा किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, है ना। नाउ द टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग एंड इज कॉन्स्टेंट टिल द होल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस हैज मेल्टेड। अब टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टॉप कर देगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा और कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स्ड रहेगा जब तक पूरा सॉलिड सब्सटेंस आपका मेल्ट नहीं हो जाएगा। यही होगा इफ वी कंटिन्यू ये हीटिंग। अगर हम हीटिंग करते जा रहे हैं उसे, अ स्टेज विल कम व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब लिक्विड जो है आपका बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। अगेन द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट टिल द होल लिक्विड वेपराइजेस। अब फिर से क्या होगा, जब बॉईल करने लगेगा, बॉईल करेगा तो यानी कि उसके वेपर्स बनने लगेंगे, तो फिर से टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर वो तब तक रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर जब तक पूरा लिक्विड आपका वेपराइज नहीं हो जाएगा, वेपर्स उसके नहीं बन जाएंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। दस इसलिए वी फाइंड दैट, हमने ये देखा ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस, जब मेल्टिंग प्रोसेस हो रही है और बॉइलिंग प्रोसेस हो रही है, दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। अब दोनों ही प्रोसेस में आपने हीट को सप्लाई किया कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार आपने हीट सप्लाई करी है। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अ सिंपल क्वेश्चन कम्स टू माइंड, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, वेयर इज द हीट बीइंग सप्लाइड बाय अस गोइंग। जो हीट हमने सप्लाई करी वो जा कहाँ रही है ना। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप कंटिन्यूअसली उसे सप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। तो जो इतनी हीट हम उस सब्सटेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट जा कहाँ रही है। वाई द टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जब मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस हो रही है तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता, स्टॉप क्यों हो जाता है, जबकि हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो इनका आंसर क्या है, द आंसर टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन इज दैट, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज यूज्ड अप फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो हीट हमने इन दोनों प्रोसेस में सप्लाई करी है, उस हीट का यूज कर लिया गया है उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर्स। ठीक है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड करने में जो हीट चाहिए होती है, उस हीट को जो आपने हीट सप्लाई करी है उसका यूज कर लिया जाता है इसमें स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने के लिए। सिंस हीट इज बीइंग यूज्ड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट, अब हीट का यूज किस लिए हो रहा है, स्टेट चेंज करने के लिए, है ना। इट इज नॉट शोन ऑन द थर्मोमीटर, तो वो थर्मोमीटर में आपको शो नहीं करेगा। दिस हीट इज अ सॉर्ट ऑफ हिडन हीट, ये एक तरह की हिडन हीट होती है जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। दिस लेटेंट हीट इज यूज टू, इस लेटेंट हीट का यूज किया जाता है टू इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स। इस लेटेंट हीट का यूज किया जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है उसे इंक्रीज करने के लिए लेटेंट हीट का यूज किया जाता है। द लेटेंट हीट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट जो होती है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सब्सटेंस का मास कितना है और उसका नेचर कैसा है। ओके, सो वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of the substance without any change in its temperature. The amount of heat required, जो amount of heat की ज़रूरत है
किस लिए ज़रूरत है? टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। हाउएवर इफ़ वी कंसिडर अ यूनिट मास, अगर हम यहाँ पर यूनिट मास कंसिडर करें, हम सोचें यूनिट मास है, मान लो 1 ग्राम है या फिर 1 किलोग्राम है एक सब्सटेंस का, देन द लेटेंट हीट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अगर यहाँ पर आपको बोल दे यूनिट मास का आपको अमाउंट ऑफ हीट बताना है, ओके तो यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी। मास तो क्योंकि आपको बता दिया है ना, आपका बच्चा नेचर, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मास आपको बता दिया, बच्चा आपका नेचर, तो नेचर पर डिपेंड करेगा और उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास। थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेटेंट हीट में और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में, ठीक है। लेटेंट हीट में आपको मास नहीं बताया जाता है, जबकि आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट में मास बता दिया जाता है, जबकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट में आपको यूनिट मास दे दिया जाता है। तो बेसिक सा डिफरेंस है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो आप डिनोट करते हो कैपिटल एल से डिनोट करते हो। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट क्यू एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ मास एम ड्यूरिंग इट्स चेंज ऑफ स्टेट इज, ठीक है। एल क्या हो गया आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट हो गया, क्यू क्या हो गया अमाउंट ऑफ हीट, और मास हो गया एम। तो क्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, वेयर एल इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस, जहाँ पर एल क्या है आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस है। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जूल्स पर किलोग्राम, ओके तो देखो आप दो तरीके से लिख सकते हो, जूल्स पर किलोग्राम लिख दो या फिर जूल्स पर किलोग्राम आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई भी एक मेथड लिखना, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अब दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नोट में देखिए आगे बढ़ने से पहले क्या बोल रहा है, दो वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट अब हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ लिया, लेटेंट हीट की भी पढ़ ली, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की भी पढ़ ली। जनरली वी यूज द टर्म लेटेंट हीट फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और जनरली अगर नॉर्मल में बात करें ना तो क्या होता है लेटेंट हीट का ही हम यूज करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए। किसका यूज करते हैं, लेटेंट हीट का ही यूज करते हैं। तो अब हमने दो टाइप्स पढ़े थे लेटेंट हीट के, उसमें से फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग हो गया, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना आपको अमाउंट ऑफ हीट चाहिएगा यूनिट मास चेंज करने के लिए बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट जो आपको चाहिएगा यूनिट मास सब्सटेंस का चेंज करने के लिए सॉलिड से लिक्विड स्टेट में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, वो होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जो हमने लेटेंट हीट की डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, बस फ्यूजन वाला पॉइंट उसमें घुसा दिया है क्या, कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है और उसके फिक्स्ड पॉइंट पर, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस की आपको यहाँ पर लेटेंट हीट का बताया हुआ है 336 जूल्स पर ग्राम, या फिर आप लिख सकते हो 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम में और ग्राम में आपको दिया हुआ है आइस का। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, वी नीड टू सप्लाई, हमें 336 जूल्स ऑफ हीट आपको मेल्ट करनी होगी 1 ग्राम ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों बोल देंगे, क्योंकि फिक्स टेम्परेचर तो वही होता है ना। कन्वर्सली 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स आउट 336 जूल्स ऑफ हीट ऑन चेंजिंग टू आइस। या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो, ये तो आपका किस में बोल दिया, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में आपको 336 जूल्स हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब 1 ग्राम वाटर है, अगर आप उसे आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको वो 336 जूल्स ऑफ हीट क्या करेगा, गिव आउट करेगा, रिलीज करेगा। तो ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से पढ़ोगे 2-3 टाइम्स पढ़ना और समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The latent heat of vaporization of a substance is the amount of heat required to change a unit mass of the substance to change
a unit mass of the substance from its liquid state to its vapor state at its boiling point without any change of temperature. जो हमने latent heat of fusion पढ़ा था, solid से liquid state में convert करना है उसके melting point पर, ठीक है. और latent heat of vaporization में क्या करोगे, सिर्फ इतना करना है, उसकी liquid state से vapor state में convert करना है at boiling point. सेम डेफिनेशन है बाकी. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 2260 जूल्स पर ग्राम, या फिर आप बोल सकते हो 2.26 इंटू 10⁶ जूल्स पर किलोग्राम. दिस मीन्स इसका मीनिंग हो गया टू चेंज 1 ग्राम ऑफ वाटर टू वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर आप चेंज करना चाहते हो, उसके वेपर्स बनाना चाहते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको 2260 जूल्स ऑफ हीट चाहिए होगी. कन्वर्सली, या फिर आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, व्हेन 1 ग्राम ऑफ स्टीम, 1 ग्राम ऑफ स्टीम आप कंडेंस करके वाटर बनाना चाहते हो, तो वो कितनी हीट रिलीज करेगा, 2260 जूल्स. आई होप आपको लेटेंट हीट का टॉपिक पूरा समझ में आ गया है. लेटेंट हीट पढ़ा हमने, स्पेसिफिक लेटेंट हीट पढ़ी थी फिर, ठीक है. और लेटेंट हीट के 2 टाइप्स पढ़ लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट इन डेली लाइफ. लेटेंट हीट का डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब इसमें भी 2 पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ अप्लाई होता है, फिर हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ अप्लाई होता है. फ्यूजन में पढ़ते हैं आइस क्यूब्स आर मोर इफेक्टिव इन कूलिंग ड्रिंक्स एज दे अब्जॉर्ब 336 जूल्स पर ग्राम ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक. आइस क्यूब्स जो होते हैं आपके, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ड्रिंक्स को कूल करने के लिए, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक में जो 336 जूल्स पर ग्राम क्या होती है आपकी हीट होती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन, आइस क्यूब्स, ठीक है. देयर इज नो सडन मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन समर्स एज every gram of ice requires 336 joules of heat for melting. This prevents sudden floods. अचानक से आइस मेल्ट नहीं होती है. जो आइस कैप्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं आइस के, बर्फ़ के, समर्स में वो एकदम से मेल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हर ग्राम जो आइस होती है उसे कितनी चाहिए, 336 जूल्स ऑफ हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए. तो एकदम से वो सडनली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हर 1 ग्राम आइस को क्या चाहिए, 336 जूल्स की हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए. तो फ्लड होने से बचता है. लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट फ्रीज क्विकली इन विंटर. लेक्स और रिवर्स जो होते हैं वो आपके विंटर में जल्दी से फ्रीज नहीं होते हैं. तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. स्टीम causes more severe burns than boiling water as it releases 2260 जूल पर ग्राम ऑफ हीट बिफोर कंडेंसिंग. स्टीम से ज़्यादा जलता है. कभी भी आप किचन में अगर काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखना, जो भाप होती है, उबलता हुआ पानी और भाप, ठीक है, उबलते हुए पानी से ज़्यादा भाप से जलता है ना, क्योंकि इट रिलीजेज, जो आपकी स्टीम होती है वो आपकी 2260 जूल्स पर ग्राम हीट रिलीज करती है कंडेंस होने से पहले. कंडेंस में स्टीम से जो वाटर वेपर, वो सॉरी बॉइलिंग वाटर बनता है, ठीक है. तो इसलिए स्टीम ज़्यादा जलाती है. स्टीम पाइप्स आर यूज्ड फॉर फास्ट हीटिंग ऑफ द बिल्डिंग्स इन कोल्ड कंट्रीज. जो कोल्ड कंट्रीज होती है ना, जहाँ पर बहुत पूरे टाइम ठंडी ठंड रहती है, सब जमने लग जाता है, तो वहाँ पर स्टीम पाइप्स का यूज़ किया जाता है ताकि बिल्डिंग को जल्दी से क्या करा जा सके, हीट किया जा सके. स्टीम इज़ यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और स्टीम का यूज़ करके हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये एप्लीकेशन है लेटेंट हीट की डेली लाइफ में. अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स अब हम पढ़ते हैं क्या है. मटेरियल्स दैट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो मटेरियल्स जो हीट एनर्जी, जिन मटेरियल में से हीट एनर्जी उनमें से पास हो सकती है, वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्या, वो मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं कि उनमें से हीट एनर्जी पास हो जाए, वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट. इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये पाया गया है, मोस्ट कंडक्टर्स हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोस्ट ऑफ जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है. जैसे मेटल्स हैं आपके, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी एंड जिंक आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो ये आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, यानी कि हीट एनर्जी उनमें से पास हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है. अगर हम यहाँ पर इंसुलेटर्स की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट है. The materials that do not allow heat energy to pass through them easily.
यानी कि इंसुलेटर्स में से हीट एनर्जी इजीली पास नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, या फिर आप बोल सकते हो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी इनमें से पास नहीं होती है, बैड कंडक्टर बोल दिया। मोस्ट इंसुलेटर्स हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सब्सटेंसेस जैसे वुड, एयर, वाटर, पेपर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, सल्फर एटसेट्रा आर इंसुलेटर्स, ये सभी इंसुलेटर हैं, या फिर आप बोल सकते हो बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। तो आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आया कि क्या होते हैं ये। आगे अब हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन यानी जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो सॉलिड जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। टू शो दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो अब हमें ये देखना है कि सॉलिड्स जो है अगर आप उन्हें हीट करते हो तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो एक्टिविटी सेकेंड अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, टू शो दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इसमें आपको ये शो करना है। ओके, तो क्या बोल रहा है, टेक अ रिंग एंड बॉल apparatus एज शोन इन द फिगर। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, इसके जैसे ही आपको रिंग एंड बॉल का apparatus लेना है, सिस्टम लेना है। द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग इज सच दैट द बॉल जस्ट पासिस थ्रू दिस रिंग। जो आपने रिंग ली है ना, ये वाली जो आपने रिंग ली है, इसका जो डायमीटर है, जो साइज है, वो इतना होना चाहिए कि बस उसमें से बॉल नॉर्मल उसमें से बिल्कुल पास हो जाए। बस ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, बस इतना जितना बॉल का डायमीटर है उतना ही होना चाहिए, बॉल उसमें से पास हो जाए। नाउ अब आपको क्या करना है, हीट दी बॉल ऑन अ बंसन बर्नर। वो जो आपने बॉल ली है उसे आप बंसन बर्नर, ठीक है, ऐसा होता है बंसन बर्नर, केमिस्ट्री लैब में होता है, फिजिक्स लैब में भी होता है। तो उस बॉल को आप बंसन बर्नर पर हीट कीजिए एंड सी इफ इट पासिस थ्रू द रिंग। और उस हीट जो आपने बॉल को हीट किया है उसे आप फिर से रिंग में से पास कीजिए और ये देखिए कि पास हो रही है नहीं हो रही है। यू विल फाइंड दैट, आप क्या देखेंगे, दैट दी हॉट बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग। जो गरम आपने बॉल करी थी, हॉट करी थी आपने बॉल, हीट करी थी, वो आपके उस रिंग में से पास नहीं होगी, विच शोज दैट इट हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज। जो यही तो बता रहे हैं उसका साइज बढ़ गया है। पहले तो आपने रिंग तो ऐसी ली थी, कैसी कि उसमें से बॉल जो है पास हो रही थी, लेकिन जब आपने उसे हीट किया तो वो पास ही नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसका साइज बढ़ गया ऑन हीटिंग, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ऑन कूलिंग, जब बॉल को आप ठंडी कर देंगे, द बॉल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज। बॉल जो है वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी एंड विल अगेन पास थ्रू द रिंग, और वो फिर से रिंग में पास करेगी। दिस शोज द थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट दी तो वो एक्सपेंड हो गया, यही हमने शो किया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवसैंड्स रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। ग्रेवसैंड्स रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। ओके, ये देखिए, ये पूरा अपैरेटस था, बॉल आयरन बॉल थी, आयरन की रिंग थी, पहले तो बॉल पास हो रही थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, और आपने उसे हीट किया तो बॉल यहाँ पे देखो फंस गई है, पास ही नहीं हो रही है। तो यही शो करता है कि सॉलिड्स जो है एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। आगे एक और एक्टिविटी है, टू वेरीफाई द हीट इफेक्ट्स। जो हमने यहाँ पर हीट इफेक्ट्स देखे उसे आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक 2 ब्लॉक्स ऑफ वुड एंड प्लेस एन आयरन रॉड ओवर दैम एज शोन इन द फिगर। 2 वुड के ब्लॉक्स लेने हैं और एक आयरन रॉड लेनी है और उनके ऊपर रख देनी है, जैसा कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखनी है। फिर बोल रहा है, फिक्स वन एंड ऑफ दिस रॉड फर्मली ऑन द ब्लॉक। रॉड का जो एक एंड है ना वो ब्लॉक पर फिक्स कर दीजिए आराम से, ध्यान से, ठीक है, अच्छे से ब्लॉक पर फिक्स कर दीजिए। प्लेस अ पेंसिल अंडर दिस रॉड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रॉड ऑन द वुडन ब्लॉक। अब एक पेंसिल लीजिए और वुडन ब्लॉक पे जो रॉड आ रही है, जो फ्री एंड है जिसका, एक तो आपने टाई कर दिया था, दूसरा वाला जो एंड है उसके उस रॉड के नीचे वुडन ब्लॉक पर आप पेंसिल रख दीजिए, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। पेंसिल रखी, मेक अ पॉइंटर एंड स्टिक दिस टू द एज ऑफ द पेंसिल। एक पॉइंटर बनाइए, ठीक है, और एक पॉइंटर बनाइए और उस पॉइंटर को आप पेंसिल के एज पर स्टिक कर दीजिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ हीट द रॉड इन द सेंटर विद द बंसन बर्नर। अब बंसन बर्नर लगाकर रॉड को बीच में से क्या कीजिए, हीट कीजिए। यू विल फाइंड दैट पेंसिल विल रोल एंड द पॉइंटर स्टक ऑन इट विल चेंज इट्स पोजिशन। आप ये देखेंगे कि पेंसिल जो है वो रोल करने लगेगी और पॉइंटर विल स्टक
जो पॉइंटर आपने उस पर लगाया था वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, बिकॉज ऑफ आयरन रॉड, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ आयरन रॉड ड्यू टू हीटिंग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन रॉड एक्सपेंड हो गई थी हीट करने पर, वो एक्सपेंड हो गई थी ऐसे, तो पेंसिल रोल करी और स्टिकर की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। तो ये हमने हीट इफेक्ट्स उसके वेरीफाई कर दिए, प्रूफ कर दिए। आगे बोल रहा है डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनकी शेप और साइज सेम है वो भी एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट अमाउंट हम सप्लाई करते हैं बाय डिफरेंट अमाउंट ऑन सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यानी कि शेप और साइज आपके पास सेम है, डिफरेंट सब्सटेंस हैं लेकिन उनका साइज और शेप आइडेंटिकल हैं, और उनमें अगर आपने हीट एनर्जी सेम अमाउंट का सप्लाई किया तो उसके बावजूद भी उसमें दोनों में जो आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट अमाउंट से एक्सपेंड करेंगे। ये आपका डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है आपके पास, जो आपके पास मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड्स मोर देन स्टील। जो ब्रास है वो आयरन से ज़्यादा एक्सपेंड करता है और एल्यूमिनियम जो है वो स्टील से ज़्यादा एक्सपेंड करता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दिस बाय अ बाय मेटेलिक स्ट्रिप। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और वो एक्टिविटी में हम एक बाय मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। अब ये कौन सी स्ट्रिप होती है? बाय मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड फ्रॉम टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल विच एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑन हीटिंग। बाय मेटेलिक, बाय BI मीन्स दो, मेटेलिक मीन्स मेटल, तो दो मेटल की स्ट्रिप होती है ये, ठीक है। दो पतली पतली स्ट्रिप्स ली जाती हैं मेटल्स की, दो अलग अलग मेटल्स की पतली पतली स्ट्रिप्स ली जाती हैं, और दो मेटल हम वो वाले लेते हैं जो हीट करने पर डिफरेंट अमाउंट से एक्सपेंड करते हैं। ऑफन ब्रास एंड आयरन स्ट्रिप आर सेलेक्टेड फॉर इट। और ऐसी बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाने के लिए ज़्यादातर ब्रास और आयरन का यूज़ किया जाता है। द टू स्ट्रिप्स आर वेल्डेड और राइवेटेड फर्मली। और दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे से वेल्डिंग करके स्ट्रिप बना दी जाती है या फिर उसे राइवेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, क्या है बोल रहा है इसमें, टेक एन आयरन एंड ब्रास बायोमेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप ली आयरन एंड ब्रास वाली। हीट दी स्ट्रिप ऑन अ बंसन फ्लेम फॉर सम टाइम। अब स्ट्रिप को बंसन फ्लेम पर कुछ टाइम के लिए आप हीट कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखेंगे ब्रास एक्सपेंड्स मोर ऑन हीटिंग। ब्रास जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा ज़्यादा हीट करने पर। ड्यू टू दिस द स्ट्रिप एक्वायर्स द शेप ऑफ एन आर्क विद ब्रास ऑन इट्स आउटसाइड। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है हीट करने पर, तो इसकी वजह से जो स्ट्रिप है ना वो आर्क की शेप ले लेगी। स्ट्रिप पहले सीधी थी, वो हीट होने पर आर्क की शेप ले लेगी और ब्रास जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ब्रास आपका ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। विच शोज दैट डिफरेंट मेटल्स एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑन हीटिंग। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं डिफरेंट अमाउंट से एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी आपकी, ये ब्रास है और ये आयरन है। हीट करने पर ये ऐसा कर्व ले लिया उसने, ठीक है, जो आपका ब्रास था वो बाहर की तरफ आया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि डिफरेंट अमाउंट से एक्सपेंड करते हैं अगर आपके पास सेम मेटल्स हैं तब भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना सॉलिड्स का, इसे भी हम कई जगह डे टू डे लाइफ में भी हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।